हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हम लोगों को एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। जो एपीएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, अब हम एपीएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, और एमसीक्यू की ये क्लास नंबर 13 होगी और हर क्लास में 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस ये वेरी कर रहे हैं। मतलब आप लोगों के लगभग 400 450 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो चुके हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो पहले प्लेलिस्ट में जाके बेसिक कंसेप्ट समझो और फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ ताकि आप लोगों की एक फुल फ्लेजेड तैयारी हो सके। ठीक है, कुछ हम अपने बैचेस के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर करवाया जा रहा है बिल्कुल बेस से। पूरी टीम ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया है और ये पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। एक कोर्स चल रहा है इकोनॉमिक्स का जिसके अंदर 0 से हाई लेवल तक की इकोनॉमी मैं कवर करवा रही हूँ आप लोगों को, जिसके अंदर आपका एसएससी, सीजीएल और बहुत सारे और मल्टीपल एग्जाम्स जो हैं उनके बेसिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक से मैंने ये कोर्स प्रिपेयर किया है। आई होप जिन लोगों ने इसको खरीदा है वो इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। और दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट चाहिए देन यूज कोड पायल 10। ठीक है, कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो हमारी ईयर बुक है 2023 की, जो ईयर बुक है जिसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 की सारी न्यूज जो है वो कवर की जा रही है, इसके अंदर हम लोगों ने इंडेक्स एंड रैंकिंग, फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, इकोलॉजी की, ओबिचुरीज की, डेथ की, हर तरीके की चीजों को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इस ईयर बुक की अगर आप ई पीडीएफ चाहते हो तो आप लोगों को parchamclasses.in पे अपनी सॉफ्ट कॉपी परचेज कर लेनी है ताकि आप लोग अपने करंट अफेयर को पहले से बेहतर प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो हम आज की क्लास के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है ए शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी कह रहा है, ये शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए। शॉर्ट टर्म कह रहा है तो शॉर्ट टर्म तो ये सारे हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि उधार कौन मांग रहा है, पैसा किसको चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए। जारी करने वाला, इशू करने वाला कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट इनमें से क्या चीज इशू करती है? ट्रेजरी बिल इशू करती है और ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। T14 होते हैं, T91 होता है, T182 होता है और T364 होता है। ठीक है, 14 दिन के लिए उधारी चाहिए, 91 डेज के लिए चाहिए, 182 डेज के लिए या 364। अगर मोर देन 1 ईयर के लिए आपको अगर उधारी चाहिए तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करनी पड़ेंगी, यानी सरकार इशू करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टी बिल जो है वो लेस देन 1 ईयर के लिए काम आता है, यानी ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? एट प्रेजेंट इंडिया इज फॉलोइंग। वर्तमान में भारत क्या फॉलो कर रहा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, पैक्ड अप एक्सचेंज रेट या पैक्ड डाउन एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है? आरबीआई फिक्स कर देगा, सेंट्रल बैंक फिक्स कर देगा कि इतना डॉलर बराबर इतना रुपया, वो फिक्स कर देगा। ठीक है, जो भारत के अंदर पहले यूज होता था 1975 से पहले। आज के दिन भारत में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट काम कर रहा है। फ्लोटिंग का मतलब हमने मार्केट के ऊपर छोड़ रखा है। जिस भी करेंसी की डिमांड ज्यादा, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स किया जा रहा है। फिक्स नहीं मतलब वेरी कर रहा है। ठीक है, तो डिमांड ज्यादा, जिस भी करेंसी की उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ठीक। पैक्ड अप एक्सचेंज रेट क्या होता है? पैक्ड अप, पैक्ड का मतलब होता है किसी चीज से बांध देना, किसी चीज से कोरिलेट कर देना। भाई करेंसी को गोल्ड से जोड़ दिया, करेंसी को किसी और मेटल से जोड़ दिया। तो पैक्ड अप मतलब जब आप एक पैगिंग कर देते हो ऊपर की तरफ कि हमको अपनी जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर सेट करनी है, हाई लेवल पे सेट करनी है। और पैक्ड अप जब आप फिक्स कर देते हो नीचे लेवल पे कि जैसे ही करेंसी आपकी ऊपर उठ रही है आप फिर उसको गिरा देते हो, ये होता है पैक्ड डाउन एक्सचेंज रेट। तो भारत के अंदर क्या होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट काम करता है, मतलब हमने मार्केट पे छोड़ रखा है। आरबीआई बीच में कभी कभी जब जरूरत होती है इंटरफेयर कर लेता है, लेकिन आरबीआई फिक्स नहीं करेगा एक्सचेंज रेट को। हमने डिमांड एंड सप्लाई पे ये चीज छोड़ रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड। अब देखो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है तो स्टूडेंट्स मनी सप्लाई ज्यादा है।
इन्फ्लेशन है यानी लोग जो है डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मनी ज्यादा है लोगों के पास। अब अगर लोगों की मनी को छीनना है, लोगों के पास मनी को कम करना है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार उन लोगों के ऊपर टैक्स जो है वो इंक्रीज कर देगी, टैक्स इंक्रीज कर देगी, कर की दर बढ़ा देगी, टैक्स रेट्स इंक्रीज कर देगी, ताकि आप लोग सरकार को पैसा दे दें और आपकी पॉकेट में पैसा ना रहे। और जब पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो आप लोग डिमांड नहीं कर पाओगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। मतलब टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे तो पैसा आपकी जेब से निकल के सरकार के हाथ में चला जाएगा और आप लोग डिमांड नहीं कर सकोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इंक्रीज। ठीक है, हमें टैक्स रेट इंक्रीज कर देने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी। जो पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है? ब्लैक मनी वाली मार्केट को कहते हैं, ब्लैक मनी वाली इकोनॉमी को कहते हैं। जो पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी होती है उसकी एग्जिस्टेंस क्या करती है? इकोनॉमी को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती है, बिल्कुल गलत। मॉनेटरी पॉलिसी को कम इफेक्टिव कर देती है, बिल्कुल सही बात है। आप मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा कितने भी करते रहिए, लेकिन जो ब्लैक मनी है वो आपके तकियों के नीचे जो पैसा छिपा हुआ है वो डिमांड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उस वाले पैसे को तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी मॉनेटरी पॉलिसी आप कैसी भी बना दे, रेपो रिवर्स रेपो कितना भी कम ज्यादा कर दो, लेकिन जो आपने पैसा अपने घर में छुपा रखा है काले धन के रूप में, उस पर तो उसका प्रभाव पड़ा ही नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी केवल वही काम करेगी जो पैसा बैंक के अंदर है, लेकिन जो ब्लैक मनी है वो बैंक में नहीं है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव हो जाएगी। इनकम और वेल्थ का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, नो। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, नहीं। ये मॉनेटरी पॉलिसी को कम इफेक्टिव बना देगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट देयर नेट प्रोसीड्स आर होली ट्रांसफर्ड टू स्टेट्स। क्या कह रहा है कि कलेक्शन तो सेंटर कर रहा है लेकिन फिर उसको स्टेट के पास ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसा कौन सा टैक्स है? देखो, एक्सपेंडिचर टैक्स या गिफ्ट टैक्स ये तो पहले होता था, आज के दिन होता ही नहीं। एज एडिशनल ड्यूटी एक्साइज पे, इसको इन ल्यू ऑफ सेल टैक्स, ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है सेल टैक्स, तो इसमें डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है। स्टैंप या रजिस्ट्रेशन भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट का टैक्स है उसको सेंटर कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसको स्टेट को ट्रांसफर कर देता है। आंसर क्या आ जाएगा? डी फॉर डॉगी, यानी टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट। इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल वी कैन एक्सपेक्ट। जब किसी चीज की कीमत कम हो रही है, किसी कमोडिटी के प्राइस गिर रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या होने वाला है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सप्लाई इंक्रीज होगी, बिल्कुल गलत बात। प्राइस बढ़ने पे सप्लाई इंक्रीज होती है। डिमांड फॉर इट टू फॉल, डिमांड कम हो जाएगी, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिमांड फॉर इट टू इंक्रीज। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि चीज सस्ती हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जो बैंक चेक होते हैं वो कैसे प्रोसेस होते हैं, किस इंक का वो यूज करते हैं? MICR का यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या है? ये जो OMR शीट होती है आपकी, ठीक है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक होता है ये भी, और ये प्रोडक्ट मैनेजर समथिंग कुछ बताया हुआ है। तो हमारा जो चेक के ऊपर आप देखते हो यहाँ वो इस तरीके से आपको कुछ डिजिट्स और कुछ ऐसे लाइंस सी दिखेंगी, वो क्या है? वो MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। मैग्नेटिक इंक होती है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्कैनर के द्वारा। ठीक है, तो MICR इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मिनिमम वेजेस एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? देखो, आपको पता है आर्टिकल 36 to 51 DPSP होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, DPSP होता है आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A की बात है, पार्ट 4A की बात है। ठीक है, अब पार्ट 4 की बात है, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 4 की बात है। अब जो DPSP होते हैं, आपने हमारी पॉलिटी की सीरीज में पढ़ा भी होगा, दिलीप सर पॉलिटी करवा रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया भी है कि जो DPSP होते हैं उनको लागू करवाने के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो DPSP कहते हैं कि हर किसी को निर्वाह योग्य वेतन मिलना चाहिए, मतलब इतनी वेज तो सबकी हो जिससे उनका लाइवलीहुड चल सके। ये बात आर्टिकल 42 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, कि हमको जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन में काम करना है और हमको एक लाइवलीहुड वाली वेजेस तो हमको मिले।
तो इसको अब लागू करवाने के लिए ये चीज इंप्लीमेंट कब होगी, जब इसके लिए कानून बन जाएगा। डीपीएसपी में सभी बातें तभी इंप्लीमेंट होगी जब उनके लिए कानून बन जाएगा, कोई एक्ट बन जाएगा। तो मिनिमम वेज के लिए भी एक्ट बनाया गया था जो 1948 में बनाया गया था, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू सेंट्रल टैक्स। इनमें आपको कुछ सेट दे रखे हैं टैक्सेस के, आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कौन सा है। एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। आपको पता है सेल टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, तो ये सेट खराब हो गया। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स। अब बहुत सारी चीजों पे एक्साइज ड्यूटी मतलब तीनों ही चीज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, हाउस टैक्स स्टेट ले रहा है। कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट ले रहा है। लेकिन जो ऑप्शन बी है ये तीनों ही चीजें सेंटर के द्वारा ली जा रही है, एक्साइज भी, कस्टम भी और इनकम टैक्स भी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज। ओलिगोपोली क्या होता है, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का सबसे डिस्टिंग्विश मतलब उसको अलग करने वाला फीचर क्या होता है। देखो ओलिगोपोली के अंदर क्या होते हैं, लिमिटेड सेलर होते हैं, लिमिटेड सेलर होते हैं और मैनी बायर होते हैं। बायर बहुत हैं, खरीदने वाले बहुत हैं, बट सेलर बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से उसमें कार्टेलाइजेशन की समस्या आ जाती है, जिसके अंदर उसमें गुटबंदी की समस्या आ जाती है। सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ये सेलर जो है। तो जो बड़ा सेलर है वो छोटे वाले सेलर्स को हावी होने लग जाता है, उनके ऊपर ऐसे प्रभाव डोमिनेशन करने लग जाता है। क्या कहता है कि मैं जो रेट करूंगा वही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो बड़ा सेलर है, लार्ज सेलर है, वो छोटे सेलर्स को परेशान करने लग जाता है क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो ओलिगोपोली का फीचर क्या है, इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डिमांड इंप्लाइज दैट when there is excess demand for a commodity then। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, किसी चीज के लिए अगर डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल्स, प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी रिमेन द सेम, प्राइस सेम रहेगा। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी राइज, प्राइस राइज हो जाएगा। या क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस जो है वो राइज हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी चीज की जितनी डिमांड बढ़ेगी उसकी कीमत उतनी बढ़ जाएगी, तो प्राइस जो है वो राइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डिफाइंड इन्वेस्टमेंट एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू कैपिटल एसेट लाइक मशीनरी और फैक्टर बिल्डिंग। किसने न्यू कैपिटल की कंस्ट्रक्शन की परिभाषा दी थी कि जब आप मशीनरी या बिल्डिंग बना रहे हो तो वो आपका न्यू कैपिटल जनरेट हो रहा है। ये कौन महाशय थे, ये इकोनॉमिस्ट थे जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसने कैपिटल की ये परिभाषा दी थी। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, स्टॉक मार्केट के संबंध में आईपीओ का क्या मतलब है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आप देख सकते हैं यहाँ इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब स्टॉक मार्केट में पहली बार कोई शेयर इश्यू हो रहा है तो उसको आईपीओ ही कहते हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना आईपीओ आया है फलां कंपनी का आईपीओ, यानी पहली बार वो शेयर इश्यू हुए हैं, उनको इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल का मतलब ही होता है प्रारंभिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो consequent of the recommendation of the working group on the rural bank, 5 rural regional bank were initially set up in year। ये क्या कह रहा है कि वर्किंग ग्रुप, एक वर्किंग ग्रुप था रूरल बैंक्स के लिए और उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप लोग आरआरबी बनाओ। तो जिसके चलते हम लोगों ने 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी बनाए थे, 5 रीजनल रूरल बैंक बनाए थे, जिसमें सबसे पहला बैंक मुरादाबाद यूपी के अंदर बना था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को, जिसका नाम प्रथम बैंक था। देखो, हर आरआरबी का एक स्पॉन्सर बैंक होगा, हर आरआरबी का एक स्पॉन्सर बैंक होगा, और जो ये स्पॉन्सर बैंक होगा ये कोई ना कोई कमर्शियल बैंक होगा, ये कोई ना कोई कमर्शियल बैंक होगा। ये काम क्या करता है स्पॉन्सर बैंक, ऐसे कहते हैं ना कि फला ने हमारा प्रोडक्ट जो है उस चीज को स्पॉन्सर कर रहा है। आप देखते होंगे केबीसी स्पॉन्सर्ड बाय बायजूस, यानी कहने का मतलब क्या है, जो स्पॉन्सर करता है वो उस प्रोग्राम को पैसे दे रहा है, फंडिंग की मदद कर रहा है, और साथ में मदद भी कर रहा है, टेक्निकल मदद कर रहा है। तो जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं वो आरआरबी की फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद करेंगे। तो जितने भी आरआरबी बने थे उनके कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो उनके स्पॉन्सर बैंक बनते हैं। जैसे प्रथम बैंक का स्पॉन्सर बैंक सिंडिकेट बैंक बना था।
ठीक है, सिंडिकेट बैंक बना था जो एक कमर्शियल बैंक था, शेड्यूल कमर्शियल बैंक था। तो 2 अक्टूबर 1975 को हमने ये किया था। हम देख लेते हैं कौन कौन से बैंक बनाए गए थे। आप देखेंगे प्रथम बैंक बना था मुरादाबाद में, सिंडिकेट बैंक जो है उसका स्पॉन्सर बैंक था। फिर गौर ग्रामीण बैंक बना था वेस्ट बंगाल मालदा के अंदर, इसका स्पॉन्सर बैंक यूको बैंक था। गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर यूपी में बना था, इसको स्पॉन्सर किया था एसबीआई ने। हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भिवानी हरियाणा में बना था, जिसको पंजाब नेशनल बैंक ने स्पॉन्सर किया था। जयपुर नागपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक जयपुर, ठीक है, ये राजस्थान के अंदर बना था, जिसको यूको बैंक ने स्पॉन्सर किया था। तो आप देख रहे हैं जितने भी स्पॉन्सर बैंक हैं वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। ये 5 आरआरबी के सेट जो हैं वो स्पॉन्सर किए गए थे, वो स्पॉन्सर किए गए थे और बनाए गए थे 1975 में। पॉवर्टी इज लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन लार्जली ड्यू टू, पॉवर्टी जो लेस डेवलप्ड नेशन होते हैं लाइक इंडिया, लाइक चाइना, लाइक पाकिस्तान, ये जो नेशन है यहाँ पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि एक आदमी तो बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, एक के पास खाने को अन्न ही नहीं है और एक के पास इतना है कि भंडारे लगा दे। तो ये क्या है? इनकम इनइक्वालिटी की वजह से। किस वजह से? इनकम इनइक्वल है, असमानता ज्यादा है, इस वजह से लेस डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर गरीबी ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स आर टर्म्ड कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कौन होते हैं? वो लोगों को हम कल्टीवेटर या एग्रीकल्चरल लेबरर कहते हैं, जिनकी खुद की कोई जमीन या बहुत कम जमीन होती है और वो दूसरे की जमीन पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं, उनको हम कल्टीवेटर कहते हैं। लैंड ओनर क्या होगा? जिनकी खुद की लैंड होती है, ठीक है, जिनका खुद का लैंड होता है उसको हम लैंड ओनर या लैंड होल्डर कह देते हैं। तो जिनका खुद का लैंड और जो कल्टीवेट करते हैं, क्या उनको कल्टीवेटर कहते हैं? नहीं, वो तो लैंड ओनर हो गए। जो लीज पे लैंड लेते हैं और फिर कल्टीवेशन करते हैं, नहीं, लीज पे भी नहीं लेते कल्टीवेटर लोग जो होते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर दूसरे की जमीन पे ही अपनी खेती करते हैं, अब उनकी ही खेती करते हैं, वो एक लेबर की तरह है, श्रमिक की तरह दूसरे के खेत में काम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। दोज हु कल्टीवेट द लैंड ऑफ अदर, जो दूसरे की खेत पर खेती कर रहे हैं, इनको हम एग्रीकल्चरल लेबर या कल्टीवेटर कहते हैं। आंसर ये आ जाएगा। जो खुद की लैंड लेते हैं और फिर उसको लीज पे दे देते हैं वो भी कल्टीवेटर नहीं है, वो लैंड ओनर है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, जो दूसरे की जमीन पे खेती कर रहे हैं उनको कल्टीवेटर कहा जाता है। चीप मनी का क्या मतलब है? चीप सस्ता है मनी, आओ और ले जाओ, आओ और ले जाओ, यानी ब्याज की दर बहुत कम है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है उसको चीप मनी कहेंगे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है उसको डियर मनी कहेंगे, उसको डियर मनी कहेंगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। चीप मनी मींस लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। पब्लिक सेक्टर में जो डिस इन्वेस्टमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी के शेयर खरीद लेना, डिस इन्वेस्टमेंट होता है अपने शेयर बेच देना। आप इन्वेस्टमेंट को डिस कर रहे हो, यानी कि अब इन्वेस्टमेंट का उल्टा कर रहे हो, विपरीत कर रहे हो। तो डिस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? आप अपने शेयर किसी को दे रहे हो, यानी कि आपने प्राइवेटाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। लिबरलाइजेशन में तो क्या होता है? आपको फ्री कर रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर इंटरफेरेंस कम से कम होगा सरकार का, लाइसेंस राज नहीं होगा, ये तो हो गया लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? आप अपने बॉर्डर्स को ओपन कर रहे हो, दूसरा देश भी आपके देश से व्यापार कर सके और आप दूसरे देश से व्यापार कर सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रीज को बनाना, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? डिस इन्वेस्टमेंट का ही रूप है, ये प्राइवेटाइजेशन होता है। Name the curve which shows the number of products a seller wishes to sell at a given price level. ये क्या कह रहा है? उस कर्व का नाम बताओ जो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट कोई सेलर चाह रहा है किसी गिवन प्राइस लेवल पे बेचने पे। भाई कोई दुकानदार है, सेलर है, वो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है। आप जो ग्राफ बनाएंगे, जो कर्व बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे? तो हमने ये देखा था कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती है। तो अगर ये प्राइस है, अगर ये सप्लाई है, जो ये कर्व बनेगा इसको क्या कहेंगे? कैसा सर कर्व है? ये सप्लाई कर्व है। क्या है ये? सप्लाई कर्व है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। डिमांड कर्व कैसे होता है? प्राइस और डिमांड के बीच में होता है, वो इस तरीके का बनता है, नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? सप्लाई कर्व है, जिसका पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस का और सप्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन। सबसे पहले समझो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। जैसे हम कहते हैं ना कि कपड़े में मार्जिन है क्या, कि हम कल को मोटे हो जाएं तो हम कपड़ा खोल सकते हैं क्या,
है ना, मार्जिन, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा को मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए थी, लेकिन दिवाली आने की वजह से इसको 20 रुपए दिवाली बोनस मिल रहा है। 20 रुपए, अब की बार इसको 120 रुपए मिले, यानी 20 रुपए इसको बोनस मिल गया दिवाली का। ठीक है, 20 रुपए इसको बोनस मिल गया दिवाली का, यानी इसकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 20 रुपए इसकी इनकम इंक्रीज हुई। अब जो ये एक्स्ट्रा इनकम आई है, इसमें से वो कितना कंज्यूम कर रहा है, इसमें से उसने कितना कंज्यूम किया। पहले वो अगर 100 रुपए में से मान लीजिए 80 रुपए खर्च करता था, तो अब वो 120 रुपए में से कितने रुपए खर्च कर रहा है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, या हम लिखेंगे चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, कि इनकम के चेंज होने से जितना एक्स्ट्रा आपको बोनस मिला है, आप उस एक्स्ट्रा में से कितना खर्च कर रहे हो, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मान लीजिए आपको जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, आपने सारे का सारा खर्च कर दिया, यानी जो चेंज इन इनकम था वो 20 रुपए, ठीक, और जो आपने कंजम्पशन था वो भी पूरा कर दिया, 20 का 20 रुपया आपने खर्च कर दिया, एक्स्ट्रा खर्चा आपने 20 रुपए का कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। मैक्सिमम एमपीसी जो है, मैक्सिमम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 आ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ये 20 के 20 रुपए बचा ले, खर्च ही नहीं कर रहा जो भी उसका बोनस मिला, मतलब कि उसने कंज्यूम तो किया 0 और उसको एक्स्ट्रा इनकम हुई थी 20 रुपए की, कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आया, इस 20 रुपए को नहीं छेड़ा उसने, लेकिन जो 20 रुपए एक्स्ट्रा इनकम के मिले वो उसने यूं के यूं सेव कर लिए, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 0, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहां आ गया 0, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, आंसर क्या आ जाएगा 0 to 1। 0 कब आया, जब इंसान ने जो भी एक्स्ट्रा इनकम उसे मिली वो सारी की सारी सेव कर ली, यानी कंज्यूम नहीं की। और 1 कब आया, जब जितना एक्स्ट्रा मिला था उसमें यूं का यूं उसने कंज्यूम कर दिया पूरे का पूरा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमपीसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इंफीरियर गुड, जो निम्न स्तरीय वस्तु होती है, डिमांड उनकी कम कब होगी। निम्न स्तरीय है, इंफीरियर है, हम मजबूरी में ले रहे हैं, अगर मजबूरी ना होती तो हम इसको ना लेते। जैसे ही इनकम बढ़ेगी आप उस चीज को लेने में डिमांड को कम कर दोगे। बस और ट्रेन से, बस से ट्रैवलिंग आप कब तक कर रहे हो, जब आपके पास खुद की गाड़ी नहीं है। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने खुद की गाड़ी ले ली, खुद की गाड़ी ले ली तो अब बस की डिमांड को कम कर रहे हो, क्योंकि बस एक इंफीरियर गुड था, हम मजबूरी में जा रहे थे, बिकॉज वी हैव नो इनफ इनकम, हमारे पास उतना पैसा नहीं था। अब जैसे ही इनकम बढ़ी आपकी, तो डिमांड जो है आप उसकी कम कर दोगे, यानी डिमांड कब कम हुई, जब इनकम राइज हुई। ठीक है, जब इनकम राइज हुई, आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी टू अराइव एट एनएनपी। कह रहा है जीएनपी से हमें एनएनपी पे जाना है। अब तुम खुद समझदार हो, एनपी एनपी सेम है, हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट के लिए हम क्या माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए डेप्रिसिएशन। ठीक है, आंसर क्या आ गया, ए डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट पे हम पहुंच गए। जो सेम है उसको मत छेड़ो, जो अलग है बस उसको कन्वर्ट करो। नहीं आता तो बेसिक वाली इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके नेशनल इनकम वाला टॉपिक आप लोग समझे। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, नो। फाइनेंशियल मार्केट का इंटीग्रेशन, नो। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड, पूरे विश्व के साथ अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को जोड़ देना ग्लोबलाइजेशन है। यस, यही हमारा आंसर होगा, आंसर सी आ जाएगा। अलग अलग सेक्टर को जोड़ना ये भी ग्लोबलाइजेशन नहीं है, आप अपनी पूरी डोमेस्टिक मार्केट को पूरे विश्व के साथ जोड़ रहे हैं, ओपन बॉर्डर्स कर दिए, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको बताना है कि इनकम और कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, इनवर्सली रिलेटेड होती है, पार्शियली या अनरिलेटेड होती है। इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, या कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ इनकम पे क्या इन दोनों का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, कोई रिलेशन नहीं है, या पार्शियली रिलेटेड है, आपको बताना है ये आंसर। उम्मीद करती हूँ आप इस आंसर को बताओगे कमेंट सेक्शन में, और आपको इस सीरीज से फायदा भी मिल रहा होगा कि एपीएफसी के PYQs हैं, ठीक है, उनके अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा रहे हैं।
मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। मैं अगली बार सीडीएस के क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगी, सेंट्रल डिफेंस सर्विस, क्योंकि उनका भी पेपर आने ही वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।